क्या नाम है बेटा? वारिस। वारिस। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? क्या कौन सी क्लास है यार? पहली में। कै बहन भाई हो? 16। कै बहन कै भाई हैं? 10 भाई है। शाबाश। बेटा बैठ जा। आ जा भाई। क्या नाम है? अतीक मोहम्मद। अतीक मोहम्मद। कौन सी क्लास में है? अली। अच्छा। कै बहन भाई हो? 9। 9। कै बहन है? 3। 3 बहन। भाई? 6। 6। आ जा भाई। हाँ बेटा, क्या नाम है? मोहब्बत। मोहब्बत है। कौन सी क्लास में है? पहली। अच्छा। कितने बहन भाई हो? 16। 16। कै बहन है? 6। भाई कितने हो? 10। शाबाश। बैठ जा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश कानपुर से ये नारा पाकिस्तान देश वासियों के नाम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। पहले वीडियो में आपने देखा है पाकिस्तान का एक लड़का, वो इंटेंशनली हम सब की भावनाओं को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद लगाता है। दूसरे वीडियो में आपने हरियाणा के एक स्कूल को देखा जहां पे एक बच्चों का सेगमेंट है जो अपने परिवार का विश्लेषण बताता है कि 10 बच्चे, 5 बच्चे, 11 बच्चे, 16 बच्चे। अब आप समझिए कि डेमोक्रेसी जो खेल है वो मेजॉरिटी का है। ये वो फहरिस्त है जो 2011 के बाद की है। समझ रहे हैं? जो सेंसेक्स हुआ है कांग्रेस के काल में, कितना सही हुआ होगा कि हिंदू भड़क न जाए, जो पॉपुलेशन इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो रिलीजियस इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब मैं आता हूं वीडियो के असल मुद्दे पे। इस देश के जो नैरेटिव हैं वो हिंदुओं को बार बार भटकाया जाता है। एनडीटीवी एक पत्रकारिता करता है। पिछले 7-8 दिनों से मैं देख रहा हूं किसान मुद्दे को बात कर रहा है, किसान मुद्दे पे बहुत बात कर रहा है। एनडीटीवी ने यही बातें किसान मुद्दे पे तब नहीं की थी जब कांग्रेस बिल्कुल यही बिल लेके आ रही थी। चलिए पहले सुन लेते हैं कुछ कांग्रेसियों को भी और फिर बात करते हैं। एनडीटीवी का भी एक वीडियो चला लेते हैं कि कैसे किसानों के बीच जाकर के नैरेटिव पुश करने की बात कर रहा है। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो रवीश कुमार जी, ये असल में मेरी आपको चिट्ठी है। अब आप देखिए सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है, किसकी नसों में कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है। पिछली बार आपने पोस्ट में लिखा था कि धर्म के आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या यह काम सरकार का है? यह काम सरकार का है? रिलीजियस इंबैलेंस पॉपुलेशन के तौर पे क्रिएट करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान खुलेआम कर, मोदी को दिन रात गाली देना, यही नहीं बॉलीवुड भी यही कर रहा है। बॉलीवुड का भविष्य क्या होगा? देखिए, मोदी सरकार ने बॉलीवुड को रोकने की, समझाने की कोशिश की थी, मगर पिछले 5 सालों में बॉलीवुड ने न केवल एंटी हिंदू, एंटी सेंटिमेंट, एंटी इंडिया लगातार पुश किया नैरेटिव को, बल्कि दुनिया के 10 सबसे बड़े जो ताकतवर इंसान है नरेंद्र मोदी, उनसे डायरेक्टली पंगा ले लिया। आप समझिए बॉलीवुड के साथ यह भी हो क्यों रहा है और क्यों बॉलीवुड ये डिजर्व करता है। ये जो तमाम ड्रगी गैंग है वो डायरेक्टली मोदी सरकार को हर बात पे कटघरे में खड़े कर रहे थे। एंटी सीए की मैं बात कर रहा हूं या किसान बिल या किसान मुक्ति मार्च, जो मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाया था उसमें भी ये खुल के अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा पुश कर रहे थे। आपका काम फिल्में बनाना था, लेकिन लोग कहेंगे कि अवार्ड वापसी से लेके ये भी तो कलाकारों की जिम्मेदारी है।
बिल्कुल है, मगर ये सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। कमलेश तिवारी मारा जाएगा तो चुप रहेंगे, सेलेक्टिव नहीं। लोटन निषाद मारा जाएगा, आप चुप रहेंगे, सेलेक्टिव है। नीरज प्रजापति पे आप चुप थे, ध्रुव त्यागी पे आप चुप थे, लगातार आप चुप हैं। गगन के भी मॉब लिंचिंग पे, डॉक्टर गगन के मॉब लिंचिंग पे आप चुप थे। बॉलीवुड ने आसिफा के रेप के बाद हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी दुनिया में साजिश की। शिवलिंग पे कॉन्डम पहनाना किस प्रकार से आसिफा को जस्टिस दिलाता, यह मेरे आज तक समझ के बाहर है। मगर जब गीता का ठीक 2 महीने बाद रेप हुआ, इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग चुप थे। और गीता का रेप तो मस्जिद में हुआ था, मौलवी ने किया था, तो चुप्पी तो बनती थी। यही ये सेलेक्टिव काम जो है आपको आज यहां तक लेके आया है। जवाब तो जनता आपको देगी और सवाल आपसे भी पूछेगी। मगर रवीश कुमार जी, आपके पत्रकार जो ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इसको पत्रकारिता तो कम से कम नहीं है। किसानों के मुंह में माइक ठूस के लौकी का दाम पूछने वाले ये लोग क्या बताएंगे कि कैसे मंडी और इसके बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसानों को लगातार फायदा पहुंचा। किसानों को दरअसल फायदा पहुंचाना, जैसे मोदी सरकार ने किसान निधि योजना शुरू की, दरअसल चुभ आपको बात इसीलिए रही है क्योंकि वो सेगमेंट जो है मोदी सरकार के प्रो हो गया है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसकी कभी आपने उम्मीद नहीं की। मगर सच्चाई को आप कहां तक बदल पाएंगे? आप बदल ही नहीं सकते। यही आपकी परेशानी का कारण है। आपको लगता था कि ये तो शहरी क्षेत्र की पार्टी है, मगर गांव में किसान अब प्रो बीजेपी जब हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि उनको फायदा मिलने लगा है। ये प्रधानमंत्री जन जन की बात करता है तो आपको तकलीफ है, क्योंकि नैरेटिव भी तो चलना चाहिए। आप सोचिए खुद, रवीश कुमार जी आप सोचिएगा खुद, किसान बिल पे क्या आपने यही किया था जब कांग्रेस लेके आ रही थी? भूल जाइए मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीती और एक बार आंख बंद करके सोचिए कि ये सरकार जो है कांग्रेस की है और वही पुराने बिल को लेके वापस आ रही है। कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी के भी कुछ लोगों ने तो विरोध किया था। हाँ, सुषमा जी ने विरोध किया था, अरुण जेटली ने विरोध किया था, पर अरुण जेटली जी इस वक्त प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से चलेगा देश, न केवल अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की सोच से। यह बात आप पे छोड़ता हूं कि आप किसके साथ हैं, मगर देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये लगातार, जैसे मैंने कहा ना कि किसान मुक्ति मार्च वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, ये रिपीट वही काम करते हैं। वार्ड वापसी, किसान मुक्ति मार्च, मतलब एनटीसीए लगातार सड़क पे है ताकि जनता में मोदी के प्रति आक्रोश है बनाया जा सके, नैरेटिव पुश किया जाए। चुनाव भी 2024 में जीतना है ना जी। रवीश जी वीडियो मत डिलीट करिएगा, खाली पूछिएगा, अपने अंतरात्मा से ये सवाल पूछिएगा। इसी को पत्रकारिता कहते हैं, जो आप लोग माइक ठूस के पत्रकारिता ये करा रहे हैं। माइक तो हम भी लेके घूम रहे हैं, और मुसलमान भी नीतीश कुमार के साथ नजर आता है मुझे, और यही नहीं, किसान का, ठेले वाले तक का निम्न से निम्न वर्ग मोदी सरकार के साथ नजर आता है। क्यों? आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो स्टूडियो में बैठ के एजेंडा ना सेट कर रहे हैं जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका भगवान भाला करे, भगवान इनको भाला नहीं कर सकता, भगवान इनका भाला करेगा, सॉरी भगवान इनका भला करे। जय श्री राम। मंडी में क्यों नहीं जा रहे हैं? मंडी से इससे यहाँ क्या बेटर मिल रहा है आपको? मंडी से जी एक तो जी टाइम बचा है। अच्छा, मंडी कितना दूर है यहाँ से? मंडी जी 15 किलोमीटर। अच्छा, और आपका खेत यही आप बता रहे थे? हाँ जी। ये सटा हुआ खेत आपका हाँ है? जी। अच्छा, एक तो टाइम बच गया, हाँ जी। और दूसरा दाम बढ़िया मिला। दाम। अच्छा, दाम एक एक करके सब्जियों का ये जो बताएं कितना, इसका क्या दाम मिल रहा है आपको? ये 12 रुपए केजी। ये लौकी का, और मंडी में 80-100 रुपए की पन्नी है। 80-100 रुपए की पन्नी। एक पन्नी में 25 से 30 किलो आता है।